ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो कमिंग चैप्टर हमारा है इट्स न्यूक्लियाई। इसके पहले हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एटम्स के दो पार्ट हमने देखे थे। एटम्स में दो पार्ट क्या थे, एक तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है और एक तुम्हारा जो चारों तरफ ऑर्बिट में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन में जो तुम्हारा ट्रांजिशन होता है स्टेट्स का, जो एनर्जी रिलीज होती है, कैसे उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब न्यूक्लियाई पार्ट में स्पेसिफिकली हम लोग उस पार्ट को डिस्कस करेंगे जो केवल न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा दो चीज़ होती है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस बेसिकली जो कंटेन करता है ये मेनली आपका प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन तुम्हारा पॉजिटिव होता है, जानते ही हो तुम लोग, और जो न्यूट्रॉन हो गया तुम्हारा ये आपका न्यूट्रल पार्ट है। ये भी हमने देखा था कि जो एटम्स होता है उसका जो वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज जो तुम्हारा एटम का जो साइज था दैट वाज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। याद है, 10⁻⁻10 मीटर तुम्हारा एटम का साइज था। और जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है इसका जो साइज होता है ये हमने देखा था लगभग ये 10⁻⁻15 मीटर। इसीलिए ये एंगस्ट्रॉम के यूनिट में काम चल जाता है, लेकिन इसके लिए हमको फर्मी मीटर या फेमेटोमीटर बोलते हैं इसको हम लोग। 1 फर्मी मीटर या 1 फेमेटोमीटर 1 FM 10⁻⁻15 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम तुम लोग जानते ही हो ये 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तो साइज की बात हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मास वाइज देखा जाए तो मास वाइज जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल माना जाता है, जिसका मास क्या था, इलेक्ट्रॉन का जो मास था 1 इलेक्ट्रॉन ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जो प्रोटॉन का मास होता है, देखो जो प्रोटॉन होता है तुम्हारा, प्रोटॉन का जो मास है और जो न्यूट्रॉन का मास है ये तुम्हारा 10⁻⁻27 के ऑर्डर का होता है। मतलब क्या देख रहे हो कि अगर तुम मास वाइज देख रहे हो, देखो वॉल्यूम वाइज देख रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको कि एटम तो बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू योर न्यूक्लियस। एटम इज योर 10⁵ टाइम्स। लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होता है उसका मास देखो 10,000 टाइम्स कम होता है। तो इसका मतलब मास का कंट्रीब्यूशन देखा जाए, मास का कंट्रीब्यूशन, तो एटम में जो मास होता है वो मेनली कहाँ से आता है, हमारा न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो बेसिकली पूरे एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड है आपका न्यूक्लियस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही मिनिमल है, 10⁴ के ऑर्डर का है, तो इसको फॉर द टाइमिंग वी कैन नेग्लेक्ट, मतलब बहुत ही कम होता है ये। यहाँ तक समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन मास में ज़्यादा होता है, वॉल्यूम में बहुत ही कम होता है। तो जो भी एटम का जो मास है, जो एटम का जो मास है वो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो मास ऑफ एटम क्या हुआ, बेसिकली मास ऑफ एटम क्या हुआ कि मास ऑफ न्यूक्लियस और प्लस मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, तो इसको ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ जो एटम होता है दैट इज इक्वल टू योर मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये जो मास है इतने कम है 10⁻⁻27 के ऑर्डर के हैं कि अगर तुम्हें दो तरह के अलग अलग डिफरेंट मटेरियल लिया जाए, दो डिफरेंट एटम लिया जाए, तो उसको मैं बोलूँगा कि एक का 10⁻⁻27 है, तो इसको डिफाइन करने का एक सही तरीका बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको डिफाइन करने का हमें एक सही तरीका बनाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको एटॉमिक यूनिट, तो लिख लो सबसे पहले इसमें एटॉमिक यूनिट। एटॉमिक यूनिट में इसको डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं AU। तो 1 एटॉमिक यूनिट मतलब क्या हुआ, देखो 1 एटॉमिक यूनिट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन की ज़रूरत है कि 1 एटॉमिक यूनिट का मतलब क्या हुआ।
तो देखो कार्बन जो एटम है ना, कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम में, कार्बन एटम का देखो एटॉमिक मास कितना होता है। देखो कार्बन का जो होता है, इसके 3 आइसोटोप मिलते हैं, एक C12 मिलता है, C13 मिलता है और C14 मिलता है। ठीक है, C12। तो C12 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आपके 6 आपके प्रोटॉन हो गए, 6 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 आपके न्यूट्रॉन हो गए। तो ये अभी मैंने क्या बोला, जो मेन मास होता है तुम्हारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो ये 6p और 6n, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम लोग नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एटॉमिक मास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। पूरे एटम का मास है, क्यों, क्योंकि मास आपका न्यूक्लियस में है। और 6p नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक नया टर्म देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये 2 टर्म क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि तुम्हारा कोई भी एटम तुम्हारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन तुम्हारा वेरी कर सकते हैं। तो हम लोग इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा एटम ले रहे हैं, कार्बन 12। तो कार्बन 12 में तुम्हारे 12 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो गए। तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है, तो एक कार्बन 12 एटम का जो भी मास होता है उसका 1/12 पार्ट, कार्बन 12 का जो भी मास होता है उसका 1/12 पार्ट, उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड कर दो। तो ये जो वैल्यू आती है, ये आती है तुम्हारी 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज डिफाइंड एज 1 एटॉमिक यूनिट। ठीक है, कोई भी एटम इसका जो मास डिराइव करते हैं, तो कोई मास बहुत ही कम मास है, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम लिख लो जी आप लोग। इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इसके वर्किंग के बारे में नहीं है, तो विल नॉट गो इन डिटेल। बेसिकली दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, एक टर्म मैंने बोला आइसोटोप्स, हेडिंग डाल लो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी 2 मटेरियल जिसके अंदर जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट हैविंग ए डिफरेंट एटॉमिक मासेस। लिख लो, एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, देखो आइसोटोप जो होता है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो 1 एटॉमिक यूनिट था, जो भी हमारा मास आया था, ये जो मास होता है ना लगभग 1 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो कहने का मतलब, और प्रोटॉन का मास लगभग आपका न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो जनरली क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हारे हमेशा डिस्क्रीट होते हैं, डेसिमल में तो होते नहीं। 1 प्रोटॉन होगा या तो 2 प्रोटॉन होगा। तो जो तुम्हारे एटॉमिक जो मास होता है, इसलिए देखे होगे सभी मटेरियल का जो एटॉमिक मास होता है वो आपकी एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। डिस्क्रीट वैल्यू समझ में आ रहा है, मतलब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपका जो एटॉमिक मासेज है वो डेसिमल में। जैसे एग्जांपल कोई पता है आप लोग को, हाँ क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का जो होता है 35.5 बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 0.5 आपका मतलब इसके अंदर 0.5 प्रोटॉन माना जाए। कैसे, इसको क्या मतलब हुआ इसका, हाँ। तो इसमें क्या होते हैं ना कि जो क्लोरीन होता है वो 2 आइसोटोप में पाए जाते हैं। क्लोरीन आपके जब भी नेचर में मिलता है ना,
तो यहाँ पे जो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है तुम्हारा 35, एक होता है तुम्हारा 37, ठीक है। तो 35, कभी भी नेचर में तुम क्लोरीन देखोगे तो तुम्हें हमेशा दो आइसोटोप मिलेंगे। ये आपका होता है 75%, ये होता है आपका 25%, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब 35 इंटू 75% वेटेज, इसका 75% वेटेज दे दो और 37 का 0.25 वेटेज दे दो, ये डिवाइड बाई आपका 0.75 प्लस 0.25, तो ये वैल्यू जो आती है ये आती है आपकी 30.5। तो कहने का मतलब जब भी नेचर में तो कभी भी क्लोरीन लाओगे 1 मोल या जो भी लाओगे तो तुम्हें हमेशा आइसोटोप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने इसका मास ये डिसाइड किया हुआ है, लेकिन ये दो आइसोटोप्स के मास अलग अलग है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे इसका क्लोरीन का निकाला गया? ठीक, ठीक है। अब देखो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, देखो दो पार्टिकल फंडामेंटल, एक प्रोटॉन है, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये जो वैल्यू याद करने को से जरूरत नहीं है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के, लेकिन कैलकुलेशन में आएगा, इसलिए आप एक बार लिख लीजिए इसको समझ के। 1.00727 यूनिट, एटॉमिक यूनिट, मतलब जो भी हमारा कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन के एटम से जो भी मास आया था उसके मास से ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 262, कितना 1.00727, थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसे जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है तुम्हारा, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है ये वैल्यू आती है, लिख लो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। इसका मतलब इसका जो मास है थोड़ा सा प्रोटॉन से देखो ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ही थोड़ा सा, 6.7 है, ये 4 है, तो ये जो वैल्यू आती है इसको लिख लो 1.00866। एग्जाम में ये वैल्यू दी रहती है, ठीक है, बस आपको नॉलेज पॉइंट समझ लीजिए कि न्यूट्रॉन इज ए बिट हैवियर देन योर प्रोटॉन। अच्छा, कोई भी, जैसे मैंने बोला एटम है, इसमें जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज किया, एटॉमिक नंबर को लिख लो, जेड लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद फिर ए तुम्हारा क्या है? मास नंबर। दूसरा मैंने बोला था मास नंबर या एटॉमिक मास। ये क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को तुम देखो ये जेड लिखा गया तो ये जेड लिख सकते हो, न्यूट्रॉन को हम लोग कैपिटल एन से बना देते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ए इक्वल टू जेड प्लस एन। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी और यूज होगी आप लोग को, यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाएगा न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, क्यों न्यूक्लियॉन्स बोला जा रहा है? जब तुम बोल सकते हो सर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन अलग अलग नाम रखा गया, तो न्यूक्लियॉन क्यों रखा गया है? क्योंकि जो जानते हो न्यूक्लियस के अंदर जो तुम्हारा अभी हमने डिस्कस किया, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन तुम्हारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वॉल्यूम वाइज हमने देखा बहुत कम होता है, मास वाइज बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये चीज़ बहुत ही टाइटली पैक्ड रखी जाती है आपस में, तो मतलब यहाँ प्लस भी है और न्यूट्रल पार्ट भी है। ये समझ में आ रहा है ना? प्लस भी है, न्यूट्रल पार्ट भी है। अब इतना टाइट अगर रखना है किसी चीज़ को, तो देखो प्लस प्लस रिपेल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो यानी कि यहाँ पे कोई एक और फोर्स आता है। अब अभी डिटेल में जाएंगे हम लोग। मतलब वो जो फोर्स होता है वो नेचर ऑफ चार्ज नहीं देखता है, वो फोर्स नेचर ऑफ चार्ज नहीं देखता है। वो चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे न्यूट्रल हो, इट ट्रीट्स इक्वली। तो हम लोग इसमें प्लस को मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रल को न्यूट्रॉन ना बोल के इनको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है
उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ, पूछा कि कितने न्यूक्लियॉन हैं, तो न्यूक्लियॉन इज नथिंग बट बेसिकली तुम्हारा जो भी प्रोटॉन और जो भी टोटल न्यूट्रॉन है उनके सम को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। वही तुम्हारा ए भी वही है, लेकिन इसका टर्मिनोलॉजी वाइज समझ लो कि न्यूक्लियॉन जब भी बोला जाएगा तो इट मे रेफर प्रोटॉन, ऑल्सो इट मे रेफर न्यूट्रॉन। क्लियर है सबको, न्यूक्लियॉन समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, कुछ इसमें डेटा है देख लो, जैसे गोल्ड का लिखा गया है, गोल्ड का लिख लो। गोल्ड तुम्हारा जो AU सिंबल होता है इसको सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं 197/79। मतलब कोई भी एलिमेंट होता है उसका एक सिंबल होता है, जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े ही हो तुम लोग। ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, ये मास नंबर होता है। ये चीज़ आपकी A हो जाती है, ये आपकी Z हो जाती है। ये आपका A हो जाता है, A मास नंबर, ये क्या हो जाता है, Z। जो गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है ना, इसके 32 आइसोटोप्स हैं, यहाँ लिख लो 32 आइसोटोप्स, 32 आइसोटोप्स हैं ये। 173 से A की वैल्यू 173 से स्टार्ट होके A की वैल्यू 204 तक जाती है। समझ में आया? इतने सारे आइसोटोप्स हैं, मतलब हर एक मास, मतलब आपका देखो 79 तो सब में फिक्स हो गया, प्रोटॉन तो फिक्स हो गया, यानी कि आपका न्यूट्रॉन बदलता जा रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी और लिख लो, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? ना ना, वो वाला आइसोबार नहीं, थर्मोडायनेमिक्स वाला नहीं। यहाँ पे जो आइसोबार है, एटॉमिक मास सेम हो और वो, हाँ, एटॉमिक मास सेम हो, ठीक है, मास नंबर सेम हो, हैविंग सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, हाँ, हैविंग सेम मास नंबर, मतलब A की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ऐसे मटेरियल को आपको आइसोबार बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, 1H3, ये कौन सा है तुम्हारा, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, पता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एक बार डिस्कस हुआ था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। लिख लो चाहो तो, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, जो हाइड्रोजन बोलते हैं प्रोटियम। कई बार इसको ड्यूटेरियम को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1D2 भी लिखते हैं। D कोई सिंबल है नहीं आपके पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हम लोग कई बार लिखते हैं ड्यूटेरियम। और ये आपका ट्रीटियम, ट्रीटियम, ठीक है। तो देखो 1H3 जो हुआ तुम्हारा, ये जो ट्रीटियम आइसोटोप हाइड्रोजन का, और आपका हीलियम 2,3, देखो दोनों का मास नंबर सेम आ रहा है, तो ये दोनों मटेरियल आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। ठीक है, और एक और टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोन। तो जब प्रोटॉन सेम हुए तब आइसोटोप बोला गया, जब एटॉमिक मास सेम हुआ आइसोबार बोला गया। अब तीसरा क्या बचा उसमें, न्यूट्रॉन। तो एनी टू मटेरियल हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स। लिख लो ये, जैसे एग्जांपल लिखा है Hg, मरकरी का क्या होता है 198/198 और 80, और आपका AU गोल्ड 97 और 79। दोनों केस में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, देखो एक ये कम हो गया तो ये भी एक कम हो गया, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है। क्लियर है? तो ऐसे मटेरियल, ऐसे तुम्हारे एटम्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। अगला हेडिंग डाल लीजिए, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस होता बहुत छोटा है लेकिन होता तो है, तो उसका भी आपका साइज। अब जैसे जैसे इसके अंदर तुम प्रोटॉन भरते जाओगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंजेक्ट करते जाओगे, तो उसका क्या होगा, साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, उसका साइज उसका बढ़ता जाएगा।
तो जो इसका रेडियस होता है, देखो ये जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, यही फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बता रहा है ये कि जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन मास नंबर के 1/3 पे डिपेंड है। क्लियर है? अच्छा, इसका जरा ये चीज़ चेक किया जाए कि अगर दो मटेरियल की हम लोग, देखो यहाँ पे जो R है एक 1/3 पे डिपेंड है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट टू क्या होता है? R³ होता है, 4/3 पाई R³ होता है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा? वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट टू A हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? इसका मतलब V/A या A/V ये मास नंबर हो गया या वॉल्यूम हो गया? इसको मैं ऐसे लिख दूं ना, V, देखो इसको ऐसे लिख लो, V इक्वल टू K इंटू A। तो यहाँ से A बाई जो V हो गया ये क्या हो गया? 1/K। A/V क्या हो गया? मास बाई वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी। ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। न्यूक्लियर डेंसिटी आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी डेंसिटी फिक्स रहती है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इसका कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो डेंसिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, और ये जो वैल्यू होती है 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³। इसको अगर आप लोग को थोड़ा आइडिया लगाना है तो जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है? 10⁻³ kg/m³। इवन सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? मरकरी की हम लोग मानते हैं, जो लिक्विड में होता है। तो मरकरी की क्या होती है? 13.6। इसी का 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³। देख रहे हो रेशियो? समझो, जो लिक्विड की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी है, उससे कितना ज़्यादा है? बहुत ही हाई है ये, 10⁻14 टाइम्स, 10⁻14 इतना टाइम्स इसकी डेंसिटी ज़्यादा है न्यूक्लियस की। ठीक है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि जो पूरा मास होता है वो कहीं, देखो एटम बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी हमने क्या बात किया? एटम बाकी प्लेस पे क्या होता है? खाली होता है। तो मेनली तुम्हारा सारा वॉल्यूम, तुम्हारा सारा जो मास होता है वो किस पार्ट वाले वॉल्यूम में रहता है? जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है, तो वहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया फॉर्मूला? अब अगला हेडिंग डाल लो, मास एनर्जी इक्वेशन। मास एनर्जी, ठीक है, मास एनर्जी इक्वेशन, इसका डेरिवेशन आप लोग के स्कोप में नहीं है, 2-3 पेज का डेरिवेशन है। और इक्वेशन क्या लास्ट में आता है? E इक्वल टू mc²। देखो अभी तक क्या था? आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के पहले हम लोग क्या बोलते थे? मास तुम्हारा कंजर्व रहता है। भाई मास नहीं कम हो सकता, ठीक है, मास तुम्हारा कंजर्व रहता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं, मास जो है ना, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास इज ऑल्सो एनर्जी। ये इंटर कन्वर्टेबल है आपस में। इस फॉर्मूले से E इक्वल टू mc², मतलब अगर कोई भी मास डिस्ट्रॉय मास डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है? मास डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग ऐसे इसको बोल सकते हैं कि मास इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो दैट बेसिकली गोज विद दिस फॉर्मूला। और जहाँ पे C जानते हो क्या है? C की वैल्यू तुम्हारी 3 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो ये मास एनर्जी इक्वेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है ये है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। लिख लीजिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी,
ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा तो इससे आप अच्छे समझ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन 16O8 की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? 16 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं पूछा इसका टोटल एटॉमिक मास कितना होगा, तो मास कितना होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ O816 कितना होगा ये? तो क्या बोलोगे कि सर प्रोटॉन का मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 इंटू प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का कितना था? 1.00727 कुछ था, और न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.00866। तो 8 प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, यस या नो? तो ये वैल्यू आती है 16 पॉइंट। एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, तो थोड़ा मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो ये आपका क्या है, ये आपका एटॉमिक यूनिट मास आपका होना चाहिए आइडियली, जो कि हम लोग जानते हैं जिस तरह से कि सर इसके अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। लेकिन जब देखो ये तो फाइनली वैल्यू आ गई, थियरेटिकल वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसका मास निकाला गया तो मास कितना आता है? वो आता है, लिख लो 15.999, नहीं 29 है, ठीक है, 29053। ये आपका O816 का आता है। तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? इसका मतलब आना इतना चाहिए, दिस इज योर थियरेटिकल वैल्यू, बट प्रैक्टिकली व्हाट यू आर सीइंग, दिस वैल्यू इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये जो मास है, ये जो मास में रिडक्शन हो गया है, समझ में आया? मतलब कुछ डिफेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, नया टर्मिनोलॉजी लिखो, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। मतलब ये डेल्टा एम क्या चीज़ है? डेल्टा एम आपका हो गया Z इंटू एम पी प्लस A माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम। ये चीज़ समझ में आई? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला? उस पर्टिकुलर एटम का मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू A माइनस जेड, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मास निकाल लीजिए और न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है वो आप देखिए, इसमें क्या आता है? एक डिफरेंस आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट मास डिफेक्ट। ठीक है। तो ये आपका जो थियरेटिकल वैल्यू थी, ये आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इसमें देखा गया डिफरेंस आया, जिसको हमने डिफाइन किया मास डिफेक्ट। तो मास में अगर डिफेक्ट हुआ यानी कि मास का लॉस हुआ है, मास का लॉस हुआ है, तो मास कहाँ गई? यानी कि वो मास एक्चुअली जो मास था, वो जो अगर डिफेक्ट आया है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। किस फार्मूले से? E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इस एनर्जी से आपका ये जो मास है ये इस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब एनर्जी गई कहाँ? ये एनर्जी इस न्यूक्लियस को बांधने के काम में आती है। दैट इज कॉल्ड योर बाइंडिंग एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी EB, और EB क्या हो गया? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एनर्जी बेसिकली coming, why it is coming? Because of mass defect, and that energy is used to binding the nucleus या binding the all the protons and neutrons। अब तुम्हें अगर इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, ध्यान से सुनना, अगर इस न्यूक्लियस जो भी O2 का न्यूक्लियस था, अगर इसको तुम्हें तोड़ना है तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है उतना बाइंडिंग एनर्जी जब तुम सप्लाई करते हो, then it will split into 8 proton and 8 neutron।
जब तक तुम सप्लाई नहीं करोगे तब तक ये बाइंडिंग रहेगा, ये एनर्जी उसको बांधने में काम आ रही है। यानी कि इसको तोड़ने के लिए, जैसे किसी की पावर है, ये इसके पावर को तुम्हें तोड़ना है, तो जिस पावर से वो होल्ड कर रहा है उससे तुम अगर तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो कहने का मतलब दिस बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनटू सेपरेट एंटिटी, तो दैट इज कॉल्ड योर बाइंडिंग एनर्जी। इज इट क्लियर टिल नाउ? अब एग्जाम्पल नंबर देखो 13.3 देखो ना, इसमें बहुत छोटा सा डेटा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट करके लिख लो। अगर ये मास डिफेक्ट 1 यूनिट का 1 एटॉमिक यूनिट होता है, मान लो, देखो ये तो वैसे तो इसका मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, हम लोग तो यूनिट बोल रहे हैं 1 यूनिट। तो 1 एटॉमिक, अगर डेल्टा एम की वैल्यू 1 एटॉमिक यूनिट होती है तो ये जो ईबी की वैल्यू आती है, ये आती है आपकी 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद करना है सीधे, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, कल को फ्यूचर में जब भी मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये नहीं कि डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे फिर नॉर्मली सी से मल्टीप्लाई करके वो सब करने के बाद लास्ट में जो वैल्यू आती है वो आती है 931.5 MeV। मतलब कल को जो भी मास डिफेक्ट रहेगा उसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। ये चीज़ समझ में आई सबको कि नहीं आई? ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है एक टर्म, तो इसको हम लोग ईबी बोलते हैं, ठीक है, इसको ईबी बोलते हैं। एक होता है तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैंने न्यूक्लियन डिफाइन किया था अभी, तो उसको लिख लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको बोलते हैं ईबीएन। ईबीएन का मतलब क्या हुआ, ईबी अपॉन मास नंबर, मतलब जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ये बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।